अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स 101 के लेक्चर नंबर 29 और 30 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में आपको 23, 24, 25 और 26 लेक्चर्स भी इसमें के मिल जाएंगे, उनके लिंक भी तो आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं ज़रा वीडियो की तरफ। लेक्चर नंबर 29 है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली इसके नाम से ही जाहिर होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है तब्दील होना। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो किसी तब्दीली की वजह से पैदा हो, और इसका जो है एब्रीविएशन एसी। आपने एसी और डीसी तो सुना होगा। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डीसी जो कि हम अपने घरों में करंट यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे पास जो है वो डीसी करंट है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखें कि अल्टरनेटिंग जो करंट होते हैं वो फ्लो करते हैं फर्स्ट इन वन डायरेक्शन। इस लेक्चर में हमने एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्लो कैसे करता है, कैसे जनरेट होता है, तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो हमेशा करता है वन डायरेक्शन में अलोंग अ वायर, ठीक है, एंड देन इन द रिवर्स डायरेक्शन। और इसका जो है मोस्ट कॉमन, इसे जो है वो साइनसॉइडल से जाहिर किया जाता है। अब इसका मतलब ये होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वेव इसकी पहले अपर एक्सट्रीम था, फिर लोअर एक्सट्रीम है, उसके बाद फिर ये मीन पे आएगी, मीन आने के बाद फिर अपर एक्सट्रीम, फिर लोअर एक्सट्रीम। तो इसको हम कहते हैं साइनोसाइडल। आप लोगों ने अगर एफएससी में फिजिक्स का अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि हमारे पास साइनोसाइडल का मतलब ही ये होता है, ठीक है। वेव्स जो है कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे आ रही हैं, कभी मीन पॉइंट पे आ रही हैं। ये अगर वेव जो है अपर एक्सट्रीम पे है तो इसको हम कहते हैं ई एम, ठीक है। ई एम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को, मैक्सिमम वोल्टेज, एम से मैक्सिमम, और ई जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह इसको जो है ई एल से लोअर को रिप्रेजेंट करेगा। और टी यहाँ पे टाइम है, यानी एक वेव जो है जब दूसरे वापस अपनी ही हालत में यानी लोअर एक्सट्रीम में आने में जितना टाइम लेगी उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके हमारे पास फार्मूला बनता है ई एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा जो है एंगल है, ठीक है, ओमेगा टी, टी जो है जितने टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका फार्मूला बन गया, आपने इसको फार्मूला को याद रखना है। नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ एनी एसी वेव इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसकी एवरेज जो है वो जीरो नहीं होती, बस आपने ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसकी जो है बाकी इसमें नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, टी टाइम पीरियड को शो करता है, साइंस के मेगा टी स्क्वायर एम्पलीट्यूड इसके आगे जो है वो ड्राइव किए गए हैं कि फार्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं, और फिर उसमें वैल्यूज लगाकर उसका जो है वो आंसर निकाला गया है। तो जस्ट आपने इसका फाइनल फार्मूला याद रखना है जो कि हमारे पास ई एम साइन ओमेगा टी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में उसने कहा है कि एसी जो है वो कैसे जनरेट किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कैसे किया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर नंबर 28 में ये पढ़ा था कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है वो चेंज करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होते हैं। और उसके जो है हमने 3 तरीके भी पढ़े थे, मेथड भी पढ़े थे कि हम अगर मैग्नेटिक कॉइल्स को जो है वो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाकर दिखाई देती हूँ ताकि आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो जाए कि हम जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे चेंज करते हैं। 3 मेथड्स थे हमारे पास। वो 3 मेथड्स ये देखें। कॉइल मैग्नेट, वी कैन मूव द मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट को मूव करें यानी फ्लक्स को चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द कॉइल या मूव द कॉइल, अगर हम कॉइल को मूव करते हैं या मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो वहाँ से जो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। तो अब यहाँ पे सर अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आप लोग तवज्जो दें। देखें, अब उसने कहा कि एसी जो रोटेट करते हैं बाय कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करते हैं, उसको मूव करवाते हैं तो हमारे पास एसी जनरेट होगा। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे लॉ हमने लास्ट में डिस्कस किया था जो कि माइनस टी फाई बी ओवर डी टी था, दैट इज चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स गिव राइज टू ईएमएफ, ठीक है। यही हमने कहा था ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। उसने कहा इमेजिन करना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है जो कि इसका एरिया ए है और वो रोटेट कर रही है डब्ल्यू ओमेगा से, इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, फ्लक्स थ्रू द कॉइल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 5b इज इक्वल टू बी ए कोस ओमेगा थीटा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। और इस तरह आपकी इंड्यूस ईएमएफ जो है वो भी बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूलाज है इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आ जाता है।
स्टेप नंबर 3 में हमारे पास ये बताया गया है, अभी हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कॉइल को चेंज करते हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस होगा, जो कि एसी है, यानी इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, अब कॉइल को हम चेंज करेंगे तो ये काम तो फिजिकली नहीं हो सकता, इसके लिए भी हमें किसी न किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, और वो डिवाइस हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ठीक है, हम ट्रांसफार्मर में जो है वो कॉइल को चेंज करके वहाँ से एसी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके जो है एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे वीपी जो है वो प्राइमरी वोल्टेज है। ये बेसिकली ट्रांसफार्मर जो है वो दो कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है, एक होती है प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल। ये आप लोगों ने सारी चीज़ें एफएस में पढ़ी हुई हैं कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होती क्या है। जो हम वोल्टेज जिसमें को प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, वीपी जो है ठीक है प्राइमरी है, वीएस सेकेंडरी है जो कि हमें आउटपुट मिलती है। जो हमने इनपुट दी वो प्राइमरी था, जो आउटपुट हम ले रहे हैं वो सेकेंडरी होगा। तो ये हमारे पास बेसिकल डेफिनेशन सॉरी ट्रांसफार्मर की यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या है और जो है ये कितने कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जिस स्टूडेंट्स आप लोग लेक्चर्स या वीडियोस को डाउनलोड ना किया करें, आप इनको ऑनलाइन वॉच किया करें, क्योंकि वॉच टाइम हमारा जो है वो इसी में कंप्लीट होना होता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी ये बनता है कि आप थोड़ी सी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करें। तो काइंडली आप लेक्चर्स को जो है वो ऑनलाइन वॉच किया करें। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया कि ट्रांसफार्मर दो तरह की कॉइल होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, लेकिन हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें जो है वो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा होता है, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम होता है। ठीक है, अब प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा होने से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, जैसे ही आप जो है चार्जर को स्विच में लगाएंगे तो उसका वोल्टेज जो है वो चार्जर में 220 वोल्टेज मिल रहा होगा। लेकिन जब हम अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो वो मोबाइल में जो उसके वोल्टेज जा रहे हैं वो जस्ट जो है वो 12 से 14 वोल्टेज के होंगे। अब ये 12 टू 14 वोल्टेज जस्ट जा रहे हैं, यानी सेकेंडरी क्या होगा, हमारे मोबाइल में 12 टू 14 वोल्टेज के हैं, और जैसे ही हमने चार्जर को स्विच में लगाया है तो 220 वोल्टेज उसमें मिल रहे हैं उसको। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। ये बुनियादी एग्जाम्पल है, एक बेसिक एग्जाम्पल है जो है वो चार्जर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर को समझने के लिए ये बेसिकली इसका ऑपोजिट होता है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये जो है वो प्राइमरी में ज़्यादा वोल्टेज और सेकेंडरी में कम वोल्टेज, तो वो हमारे पास स्टेप डाउन है। अगर प्राइमरी में कम वोल्टेज होगा और सेकेंडरी में ज़्यादा वोल्टेज होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एनपी जो है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स है और एनएस जो है नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स है। देखिए, अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स का जो ये वायर्स होती हैं, हम कह सकते हैं तारों का एक गुच्छा बना होता है कि जितनी ज़्यादा कॉइल्स होंगी, अगर कॉइल्स को जितनी ज़्यादा होंगी तो हमारे पास मैग्नेटिक, कॉइल को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे ईएमएफ चेंज होगा, ईएमएफ जब चेंज होगा तो हमारे पास जो है एसी जनरेट होगा, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा। जितनी ज़्यादा कॉइल्स होंगी उतना ही ज़्यादा ही करंट जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि हम कॉइल्स को चेंज कर रहे हैं ना। इसी तरह जितनी सेकेंडरी कॉइल्स को ये कम है यहाँ पे, तो सेकेंडरी कॉइल जितनी कम होंगी उतना ही कम अल्टरनेटिंग करंट होगा। अभी तक तो हमने इसको थ्योरेटिकल देखा था, अब इसको ज़रा हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी देख लेते हैं। आपने यहाँ पे फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है डेल फाई ओवर डेल टी, यानी फ्राडे लॉ में ये था। मेरे पीछे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसको करवाया है पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो आपको समझ आ गई होगी ये किस तरह राइट किया गया है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो एनपी प्राइमरी होते हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, और एनएस सेकेंडरी नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं। प्राइमरी ईएमएफ हमारे पास जो होगा वो माइनस एनपी डेल फाई और डेल टी होगा, क्योंकि प्राइमरी है ना तो एन पी आप साथ में लगाएंगे। ये हमारे पास प्राइमरी ईएमएफ कॉइल्स का ईएमएफ है, वोल्टेज है। ठीक है, माइनस जो है आपको पता है कि लेंस लॉ में हमने पढ़ा था कि हमेशा जो है वो करंट अपोज कर रहा होता है, इस वजह से उसमें माइनस आया है साथ में। तो इसका मैंने सारी डिटेल आपको पीछे करवाई हुई है, जो कि आपको लेंस लॉ जो अगर याद हो तो वो आपको इसकी समझ आ जाएगी। इस तरह सेकेंडरी में माइनस एन एस डेल फाई ओवर डेल टी आ जाएगा। तो इसकी अगर हम रेशियो देखें तो हमारे पास सेकेंडरी जो ईएमएफ है तो इस तरह बनेगी, इज लेस देन 1, दैट इज कॉल्ड द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बिकॉज द सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज, एल्स इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बोथ टाइप्स आर यूज्ड। ये मैंने आपको ऑलरेडी सारे एक्सप्लेन करवा दिए हैं। ज़रा मैं आपको ये क्लियर करवा देती हूँ कि इनका रेशियो जो है वो कैसे एन पी ओवर एन एस के इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइमरी कॉइल का फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, एन पी इज इक्वल टू माइनस एन
पी जो कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स हैं, डेल फाई ओवर डेल टी। ये आपने अच्छे से याद करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, ज़रा मैं आपको कर देती हूँ, माइनस एन पी, चले ऐसे करते हैं, इसी को ही अगर इसको हम डिवाइड कर दें, यानी एन पी ओवर एन माइनस एन एस, क्या होगा हमारे पास, इनकी कटिंग हो सकती है, यानी ये वाला जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इससे कैंसिल, माइनस से पीछे हमारे पास एन पी ओवर एन एस बच गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एन प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ है और ये एन एस सेकेंडरी का है। यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आप ये राइट करेंगे ईएमएफ, क्योंकि हमारे पास इन दोनों ये ईएमएफ हमने निकाले हैं ना, प्राइमरी कॉइल के और सेकेंडरी के। ठीक है, तो इस तरह जो है ये, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रेशियो लें हम प्राइमरी कॉइल की और सेकेंडरी कॉइल की, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स की, तो हमारे पास क्या बचता है ये। ठीक है, फ्राडे ला हमारे पास प्राइमरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल का, वो मैंने आपको लैदा मेंशन करके बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास 4 पॉइंट आ जाता है। 4 पॉइंट है, अगर आप स्किप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने करना है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इफ़ दिस इज़ अ लूजलेस ट्रांसफार्मर एंड गुड ट्रांसफार्मर एंड 99% लूजलेस, देन इनपुट पावर एंड मस्ट इक्वल टू द आउटपुट पावर, यानी जितनी हमने इनपुट दी है उतनी ही आउटपुट होनी चाहिए। यानी ई पी, आपको पता है कि जो प्राइमरी वोल्टेज हमने प्रोवाइड की है, आई पी प्राइमरी करंट है, इज इक्वल टू ई एस सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट। मिसाल के तौर पर हमने जैसे कि हमारे जो घरों में यूज 220 वोल्टेज की लाइटें होती है, लेकिन जब हम लाइट बल्ब वगैरह जो है वो ऑन करते हैं तो वो जो है वो कम चार्ज वोल्टेज लेती है। लाइट जो है वो कम जो है वोल्टेज पे भी ऑन हो सकती है। इसी तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है, मोबाइल को जैसे ही चार्ज करते हैं तो मोबाइल जो है वो कम वोल्टेज पे भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी पीछे से तो 220 आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल जो है वो 14 to 15 वोल्टेज पे चार्ज हो रहा है। तो हमारे पास जो है प्राइमरी जाहिर करता है कि वोल्टेज ज़्यादा हो, सेकेंडरी में वोल्टेज यानी आउटपुट जो है वो कम हो। फ्रॉम अबव दिस शोज दैट द रेशियो, हमारे पास इसमें अगर करंट हम साथ में वो करें प्राइमरी करंट को, एन पी ओवर एन एस, ये आई पी आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, whatever the shape of the size of a current carrying loop, the magnetic flux that passes through the loop, it is proportional to the current, यानी फ्लक्स जो है वो हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कॉइल में, उतना ज़्यादा ही करंट पैदा होगा। ये करंट जो है फ्लक्स पे डिपेंड करता है। ये जो है मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको इसको बताया था। सो इंडक्टेंस जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस की जहाँ पे डेफिनेशन है, देयर इज ओनली वन, सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ एक कॉइल होती है। आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सेल्फ इंडक्टेंस में कितनी कॉइल होती है, सिर्फ एक ही कॉइल यूज होती है, क्योंकि उसमें जो है एक ही कॉइल के अंदर ही कॉइल चेंज हो रही होती है। वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कॉइल चेंज होगी तो हमारे पास जो है वो ईएमएफ चेंज होगा और फिर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज द रिलेशन, जो कि हमारे पास फार्मूला है फाई इज इक्वल टू एल आई। ये जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है और इस इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है। हेनरी जो है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर ओवर एम्पेयर के इक्वल है। नोट करना है कि इंडक्टेंस लाइक जो कैपेसिटेंस होते हैं ये पेयरली ज्योमेट्रिकल और डिपेंड्स करते हैं शेप साइज पर वायर्स की। ठीक है, कि तारों की शेप किस तरह की है, साइज किस तरह का है, और ये जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता, जो सेल्फ इंडक्टेंस है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर आप लोग अब देखें ज़रा, 9 में यही बताया है कि जब आप करंट पास करेंगे किसी भी इंडक्टर में से तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किस तरह होगी, क्योंकि कॉइल को जब हम चेंज करेंगे कॉइल्स को ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वो सारी बातें जो कि मैंने आपको अपनी वर्डिंग बता दी है वो यहाँ पे थ्योरेटिकल बताई गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 11 आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट। एलसी सर्किट हमारे पास जो है वो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस है। यहाँ पे वी नोट दैट द एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, वो हमने जब कैपेसिटर वाला यूनिट पढ़ा था, सॉरी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर जो है वो बेसिकली एनर्जी को स्टोर करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, चार्जेस को स्टोर करने के लिए। एज वेल एज अ इंडक्टर, व्हाट हैपन्स व्हेन वी कनेक्ट देम अप टुगेदर एंड पुट सम चार्जेस, यानी हम कैपेसिटर और इंडक्टर्स को जो है इकट्ठा कर दें और जो है वो कुछ इस पर चार्जेस प्रोवाइड करें, एज इट डिस्चार्ज इट क्रिएट्स अ करंट दैट ट्रांसफर एनर्जी टू द इंडक्टर। तो ये करंट जो है वो ट्रांसफ़र क्या करेगा इंडक्टर्स की तरफ, क्योंकि कैपेसिटर्स को जब हमने डिस्चार्ज करना है तो वो एनर्जी को ट्रांसफ़र अपने अंदर जो एनर्जी होगी वो इंडक्टर को दे देगा, इस तरह वो डिस्चार्ज हो जाएगा। द टोटल एनर्जी जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है।
बाकी इसको मैथमेटिकल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार याद करवाती रहूँ कि इसमें आपके जो है वो जस्ट ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपने इसकी प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है। और स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 30 है, इसको भी हम इसी अभी कवर कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 29 में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, लेकिन अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे वो जाती है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेव्स में जो है वो चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से आप देखें, इसमें जो है कुछ प्रीवियस आपके फार्मूलाज रिवाइज किए गए हैं, आपने जो है अच्छे से अपने यहाँ से ही कर लेना, क्योंकि ये आप लोगों को सेपरेट यानी एक एक लेक्चर्स में एक एक जो है फार्मूलाज को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाला हमारे पास जो फार्मूला है वो है EDA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप अपने हैंडआउट्स में भी दे सकते हैं, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ पे मेंशन। ठीक है, इंटीग्रल इज ओवर एनी क्लोज सरफेस, जब क्लोज्ड सरफेस होगी। लेकिन ये हमारे पास ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ, जो कि मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड में जो गॉस लॉ स्टडी किया था वो था क्लोज सरफेस के लिए जब हमारे पास जीरो हो। ठीक है, B माइनस टी ए इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इंटीग्रल का साइन होता है। फ्राडेस लॉ ऑफ इंडक्शन का जो हमारे पास फार्मूला है वो है d5b ओवर dt, E डॉट डी एस d5b, 5b जो है वो चेंज ओवर dt का मतलब है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंटीग्रल इज ओवर एनी क्लोज्ड लूप। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अम्पेयर लॉ। अम्पेयर लॉ जो है वो B डॉट डी एस इज इक्वल टू यू म्यू नोट आई, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू नोट इसके साथ आई होगा, ये आई नीचे मेंशन है लेकिन इसके साथ है। तो आपके पास जो है वो हार्ड फॉर्म में या दूसरे PDF फॉर्म में जो हैंडआउट्स होंगे वहाँ पे ये क्लियर किया गया होगा। ठीक है, तो ये जो है वो इंटीग्रल इज ओवर एनी क्लोज लूप, ये सारे फार्मूलाज हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं। अब जो है हम नेक्स्ट इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, इसने कहा था कि ये जो अबव 4 लॉज हैं जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ये तब एप्लीकेबल होंगे जब इनके दरमियान कोई वायर होगी कनेक्टेड, यानी करंट को पास करने के लिए कोई मीडियम होगा, कोई वायर होगी, तब ये एप्लीकेबल हो सकते हैं, अदरवाइज ये लॉज एप्लीकेबल नहीं है। अब जो है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक जो है सर्कल बना के भी दिखाया गया है, इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो सर्किट है 1 2 ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ से करंट गुजर रहे हैं, 3 है, अब इसके दरमियान 4 के और 3 और 4 के दरमियान गैप आ गया। अब यहाँ से तो जो वायर कनेक्ट है यहाँ से जो है वो करंट भी आ रहा है, लेकिन अगर दरमियान में कोई स्पेस आ जाए तो फिर करंट किस तरह आगे मूव करेगा, या इस स्पेस में किस तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैक्सवेल ने यहाँ पे बयान की थी। अब देखिए यहाँ से करंट जो है वो I रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, अब यहाँ से यहाँ तक तो करंट आ जाएगा, लेकिन इनके 3 और 4 के दरमियान तो स्पेस आ गई है, यहाँ पे तो करंट पास करना मुश्किल हो जाएगा, तो 3 और 4 से जो है वो करंट चेंज हो जाएगा। पहले जो करंट आ रहा था लेकिन यहाँ पे करंट चेंज हो जाएगा, तो ये जो है वो इसने बयान किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इसका फार्मूला है वो होता है BDS ओवर म्यू नोट, यानी जो आपने फाइनल फार्मूला जो है ना मॉडिफाई इसका किया है वो आपने याद रखना है। I प्लस ID जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसका जो है वो डिफरेंट करंट जो है वो डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट जो है करंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक करंट जो है वो थोड़ा सा फासला तय करना पड़ेगा, तो ID यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो फाइनल फार्मूला है ये आपने याद रखना है। ठीक है, BDS ओवर म्यू नोट ये आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, और I प्लस ID आप इसमें जो है वो ऐड करेंगे, तो ये जिसका मॉडिफाई फार्मूला था। नेक्स्ट जो है वो इसको आप करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने जो है वो करंट का सिंपल फार्मूला याद रखना है। I इज इक्वल टू DQ ओवर DT होता है, यानी द रेट चेंज ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू करंट। ठीक है, या हम कह सकते हैं इज इक्वल टू I। नेक्स्ट हमारे पास 4 पॉइंट आ जाता है, इसमें कहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैक्सवेल ने ही कहा था अपने एक्सपेरिमेंट में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इसके 3 पॉइंट्स बयान किए थे। कि फर्स्ट पॉइंट था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसको पास करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी जो है वो ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, इसने मैक्सवेल ने बहुत सारी प्रिडिक्शन की थी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे फिजिक्स में। सेकंड इसका B पॉइंट है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, उन वेव्स की स्पीड जो है या मैग्नेटिक वेव्स की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, और ये C के इक्वल है। C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3
0.10⁻⁶ या आई थिंक 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये अक्सर स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल है, ये भी आपके एमसीक्यूज में आ जाता है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो लिमिट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी इसकी कोई लिमिट या फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं होता, ये अनलिमिटेड पॉइंट तक जा सकती है। तो ये हमारे पास 4th पॉइंट था। आई होप आपकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे ना इसी वेवलेंथ को उन्होंने ड्रा करके आपको दिखाया हुआ है। हमेशा वेवलेंथ को, ये साइनोसाइडल वेव होती हैं, इनमें एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई एक्सिस पे जो है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी वेवलेंथ जो है वो एक्स एक्सिस पे होती है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपके पास साइनोसाइडल वेव होती है उसमें वेवलेंथ एक्स एक्सिस पे होती है और एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पे होता है। यानी लंबाई में एम्पलीट्यूड होगा और हम कह सकते हैं चौड़ाई में वेवलेंथ होगी। तो ये वाले हमारे पास साइनोसाइडल वेव है, या पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो है ना सी की वैल्यू दी गई है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दी है, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनसाइड अ माइक्रोवेव ओवन हैव द वेवलेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, रेडियो वेव्स आर अ फ्यू मीटर्स लॉन्ग। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। लेकिन विजुअल लाइट के लिए सी बिलो ऑन द अदर हैंड एक्स रेज एंड द गैमा रेज हैव द वेवलेंथ ऑफ द साइड ऑफ एटम एंड इवन मच स्मॉलर, यानी जो है वो एटम के साइज से भी छोटी होती हैं एक्स रेज और गैमा रेज की वेवलेंथ, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपके सामने नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट नंबर 5, ये जो है मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता देती हूँ, ज़्यादा आपको इसके जो है वो क्वेश्चंस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो फाइनल फार्मूला है वो आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। इसमें आपको यही जस्ट कहा है कि अगर हम जो है वो इलेक्ट्रिक वेव्स को चेंज करेंगे तो उससे मैग्नेटिक जो है वेव्स क्रिएट होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह अगर जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फ्लक्स लाजमी होगा। अब यहाँ पे D5 भी जो है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। डी टाइम यानी टाइम के लिहाज से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो समझाने की कोशिश की गई है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमेशा ट्रैवल करती रहती हैं, ये कभी भी स्टॉप नहीं करती। तो इस वजह से इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया गया है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये अपवर्ड एरो जो है वो इलेक्ट्रिक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड जो है एरोज हैं वो मैग्नेटिक वेव्स को। ई जो है वो इलेक्ट्रिक को आपको पता है जाहिर करता है और बी जो है वो मैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक वेव्स प्रोड्यूस होंगे तो मैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी, लेकिन आप देख सकते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और प्रोपगेशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यानी हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स है वो एक्स एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक वेव्स एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक वेव्स जो है वाई एक्सिस में है और जो प्रोपगेशन है वो जी एक्सिस में है। यानी 3 डायमेंशन ये हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इन द डायग्राम अबव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूविंग इन द जी डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये अब जो है मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। या इसमें जो इसका फार्मूला है ई एक्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो एक्स में है इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जी माइनस ओमेगा टी है, ठीक है। ये एंगुलर को जाहिर करता है, ओमेगा जो है रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हम एंगुलर एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। तो ये जो है इसका फार्मूला है, ये आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9 को जो है मैं आपको वैसे अपनी वर्डिंग बता देती हूँ जो कि चीज़ें इसमें मेंशन है। इसमें हमने ये स्टडी करना है कि प्रैक्टिकली वेव्स ट्रांसफ़र कैसे होती हैं, रिसीव कैसे होती हैं और इनको पोलराइज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आपको जो है मिसाल के तौर पर एक मोबाइल है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपके मोबाइल की बैटरी जो है जैसे ही आप अपने मोबाइल में जो है वो बात करेंगे, बात तो क्या होगा कि वो सिग्नल जो है वो बैटरी में जाएंगे, बैटरी जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मूव करके जो है वो एंटीने में पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और एंटीने में जो है वो 2 इंडक्टर्स लगे होते हैं, एक हमारे पास कैपेसिटर होता है और दूसरा इंडक्टर होता है। वो क्या करेगा, उस वेव्स को जो कि आपने अपने वॉइस की सूरत में सेंड की है, वो उस वेव्स को जो है वो एंटीना आगे वैक्यूम में जो है वो गुजर जाए, वैक्यूम से तेज स्पीड से फुल फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो गुजरेंगी। तो वो नेक्स्ट जो भी आपकी होगा जिससे आपने कॉन्टेक्ट किया है रेसिपेंट, वो वेव्स उस मोबाइल से जाके टकराएंगी। अब उस मोबाइल में क्या होगा कि बैटरी लगी होगी, सेम ऐसे ही उसी में भी एंटीना होगा। तो एंटीने की जो मौजूद कैपेसिटर और इंडक्टर है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करेंगी। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमीटर में जाएंगे, वहाँ से साउंड वेव्स जो है वो पैदा होंगी जो कि आपके जो है वो आपको सुनाई देंगी, यानी रेसिपेंट को।
तो ये इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है पोलराइज कैसे किया जा सकता है। तो इसमें ये जो 7 पॉइंट भी द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन में रिक्वायर्ड एज एन एंटीना, वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको अपनी वर्डिंग बता दी हैं कि जो अरेंजमेंट होगा उसके मोबाइल में भी सेम एज एंटीना होगा। वो भी एंटीना जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के बाद वो ट्रांसमीटर में जाएगी, ट्रांसमीटर से वो हमें जो है वो सुनाई देगी, साउंड वेव्स पैदा होंगी जो कि सुनाई देंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है पॉइंट नंबर 8 को आप स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 9 आ जाता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है पोलराइज करने की जरूरत क्यों पेश आई। पोलराइज का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स की रेज जो है डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हूँ, लेकिन उनको जो है वो एक ही डायरेक्शन में करना, उसको पोलराइज कहते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट इसको अनपोलराइज को पोलराइज इसलिए किया गया ताकि आपको वॉइस क्लियर सुनाई दे। अगर डिफरेंट डायरेक्शन से वेव्स आ रही हो तो वॉइस आपको आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देगी। तो इसके लिए क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज अनपोलराइज बंडल कैंडल फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इस पिक्चर से समझा देती हूँ। किसी भी एंटीना के अंदर ना मेटल्स की प्लेट्स लगी होती हैं और इसमें जो है ना वो एटम्स एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज किए होते हैं। जैसे कि माइक्रोवेव ओवन है, यहाँ पे डिफरेंट वेव्स आ रही हैं तो ये मेटल प्लेट से टकराएंगे। इसमें मेटल प्लेट्स में जो है वो एटम्स एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो ये टकराने के बाद आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन, जस्ट आपको वन वेव नजर आ रही है जो कि पोलराइज हो गई है, तो इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 31 है, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे 31 और 32 को। और जो है वो अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मौजूद है, वो आपको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको फर्दर डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।